हेलो दोस्तों, ये है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं रेडिकल्स के साथ। तो रेडिकल्स की डेफिनेशन: अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच बिहेव एज सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। मतलब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है और कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के साथ, उसे हम कहते हैं रेडिकल्स। अब सिंगल एटम का एग्जाम्पल होता है Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। टू और मोर डिफरेंट एटम्स, सिंगल एटम वाले रेडिकल्स को हम कहते हैं सिंगल एटम वाले रेडिकल्स को कहते हैं सिंपल रेडिकल। और टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स वाले रेडिकल को कहते हैं कंपाउंड रेडिकल। जैसे कि SO4 2 माइनस, ये S अलग एलिमेंट है, O अलग एलिमेंट है, लेकिन ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है होल पे 2 माइनस चार्ज लेकर। अब रेडिकल्स को दो और पार्टों में बांटा गया। तो उन्हें बांटा गया एसिड रेडिकल्स में और बेसिक रेडिकल्स में। एसिड रेडिकल्स बेसिक रेडिकल्स क्यों? क्योंकि जो एसिड से आए वो एसिडिक रेडिकल, जो बेस से आए वो बेसिक रेडिकल। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, कि इनमें से कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो KOH ये तो बेस होता है और HCl ये एसिड होता है। तो बना है इनका सॉल्ट और वाटर। तो इस सॉल्ट में, इन दिस सॉल्ट, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का बॉन्ड ही तो है ये सॉल्ट। तो इसका के कहाँ से आया? इसका के आया बेस से, KOH से तो आया के। तो के हो गया बेसिक रेडिकल, के पॉजिटिव हो गया बेसिक रेडिकल। और Cl कहाँ से आया? Cl आया HCl एसिड से, तो Cl नेगेटिव हो गया एसिडिक रेडिकल। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे कोई भी सॉल्ट हो उसमें हमें बताना हो कि ये पहले वाला पार्ट बेसिक हो या एसिडिक हो, तो जो बेस से आया वो बेसिक है, जो एसिड से आया वो एसिडिक है। अब राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, हम केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं? हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं वो मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे MgCl2 कहते हैं। अब MgCl2 कैसे आया? तो MgCl2 में Mg की वैलेंसी होती है 2 और Cl की होती है -1 और पॉजिटिव 2 और -1। अभी सॉरी, इसको 2 और अभी 1 हटा देते हैं। ऐसे आप कंपाउंड लिख लीजिए, Mg उसकी वैलेंसी 2 और Cl उसकी वैलेंसी 1। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, Mg1 Cl2, और 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते इसलिए MgCl2। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अभी CaO कहाँ से आया? तो Ca होता 2 होती है Ca की वैलेंसी, O की वैलेंसी भी 2 होती है। Ca2O2 उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें बांटना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है CaO। अब सोडियम एल्यूमिनेट, ये होता है इसमें सोडियम की वैलेंसी है 1 और AlO3 ये एक रेडिकल है, नेगेटिव आयन,
इसकी वैलेंसी होती है 3, इस होल की वैलेंसी होती है 3, तो बन जाता है इससे ये 3 यहाँ नीचे, तो 1 इनके नीचे, तो Na3AlO3। तो ये का कंपाउंड्स की वैलेंसी दी गई है। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी +1 वैलेंसी वाले कंपाउंड, डाइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव +2, वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता, वैलेंसी इसमें प्लस माइनस नहीं होता। मोनोवैलेंट यानी जो 1 हो, डाइवैलेंट 2, ये 3 वैलेंसी और ये 4 वैलेंसी, ये आपको याद होना है। फिर ऐसी नेगेटिव, नेगेटिव में भी ये एसिडिक रेडिकल्स हैं या नेगेटिव आयंस, ये 1 2 3 4। अब बात करते हैं कैसे होती है नेमिंग, नेमिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। मेटल प्लस नॉन मेटल का अगर कंपाउंड है तो उसे कैसे नेम किया जाता है। जैसे कैल्शियम नाइट्राइड लेते हैं Ca3N2, ये कैसे बना, मेटल प्लस नॉन मेटल और सफिक्स IDE। कैल्शियम के लिए हमने लिखा कैल्शियम, नाइट्रोजन के लिए लिया हमने नाइट, और फिर ओजन की जगह हमने लिख दिया IDE। ऐसे ही जैसे कि HCl हाइड्रोजन, क्लोरीन की जगह हमने लिख दिया राइड IDE। तो ऐसे नेम होते हैं मेटल प्लस नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड्स। तो अभी तो हमने देखा कि अगर मेटल प्लस 2 नॉन मेटल्स हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए PCl3 और PCl5, तो इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ये भी तो फॉस्फोरस क्लोराइड कह दोगे, इसे भी फॉस्फोरस क्लोराइड कह दोगे। तो जो कंपाउंड इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, मतलब दो एलिमेंट, दो डिफरेंट टाइप, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, तो उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे हम बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 लगे हैं, और इसमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब पेंट इसलिए क्योंकि अब 5 लगे हैं, तो ट्राई लगाते हैं हम 3 के लिए, टेट्रा हम लगाते हैं 4 के लिए, पेंट हम लगाते हैं 5 के लिए। अब बात करते हैं 2 एलिमेंट्स प्लस ऑक्सीजन की। 2 एलिमेंट्स प्लस ऑक्सीजन मतलब एक मेटल हो, नॉन मेटल हो, फिर भी एक ऑक्सीजन हो। तो अगर एक ऑक्सीजन है, हम ले लेते हैं NaCl का एग्जाम्पल, NaCl, इसमें हमने O जोड़ दिया, तो ये होता है NaClO, NaClO। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइपो लगाया क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहीं अगर 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते, मतलब ये बनता Na2ClO2, ये बनता NaClO2। तो हम लगाते हैं ITE, सोडियम क्लोराइड, नहीं राइट, क्योंकि 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये 3 ऑक्सीजन जुड़े होते तो सोडियम
क्लोरेट, इसका फॉर्मूला 3 ऑप्शन जोड़े हैं तो NaClO3। अब 3 से ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़े हैं तो 3 से ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़े हैं तो जैसे 20 में जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं तो सोडियम पर क्लोरेट पर लगा देते हैं। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स। तो हाइड्रोजन तो एसिड का बेसिक कंपोनेंट जो है, ये हाइड्रोजन तो होता ही है, उसमें एक दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा, मान लीजिए एक्स कहते हैं उसे, वो एक नॉन मेटल होगा, तो उसमें IC लगा के एसिड, हाइड्रो प्लस सफिक्स IC लगा के एसिड लिख देना है। जैसे एक्स की जब हम लिखते हैं Cl, हमने Cl डाला, HCl बना, तो हम लिखेंगे हाइड्रो। फिर एक क्लोरीन है तो क्लो, फिर IC क्लोरिक, और एसिड लिख देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब S जोड़ा हमने तो ये बनता है H2S। F जोड़ा तो HF, ये बन जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ऊपर तो आपने एसिड देखे, उनके जो एक ही एलिमेंट जुड़ रहा था, H एक तो Cl1, H एक तो F1, H एक तो I1। लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट ज़्यादा हो तो अब क्या करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। तो हाइड्रोजन के बाद जो कुछ भी लगा है, यहाँ पे SO4 लगा है, तो उस समथिंग लगा है इसमें, वो SO4 है, उसका सेकंड एलिमेंट में IC लगा दो और एसिड लिख दो। सेकंड एलिमेंट है सल्फर, तो उसको लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। समझे? अगर HNO3 लिखा है तो यहाँ समथिंग क्या है? NO3। तो इस कंपाउंड का सेकंड एलिमेंट क्या है? N, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही बाकी कंपाउंड्स भी आप लिख देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, H3PO4, तो ये हो जाएगा P फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरिक एसिड। अब ट्रिवियल नेम्स, कुछ कंपाउंड होते हैं उनके कॉमन नेम यूज़ किए जाते हैं, जैसे अमोनिया है, ये NH3 होता है, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट कहेंगे, ऐसे ही कुछ कहेंगे, लेकिन हम इसे सिर्फ नाइट्रोजन कहते हैं। ऐसे ही H2O है, इसे हम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं इसे? वाटर। तो कुछ कॉमन नेम से फेमस होते हैं कंपाउंड, उन्हें हम कॉमन नेम से ही बुला लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। हम किसी भी कंपाउंड की वैलेंसीज पता कर सकते हैं, अगर हमें पता होना चाहिए बस कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और Cl की भी 1। आप पता कैसे करते हैं? जैसे अभी आपने देखा, हम क्रिस क्रॉस मेथड लगाते थे, या एक के ऊपर कुछ लगा है तो A2B हो जाता है, इस टाइप का कंपाउंड बनता है। इसकी वैलेंसी इसके यहाँ, इसकी वैलेंसी इसके यहाँ, तो बस इसे रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि NO2, हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी जाननी है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 2, इसके 2 को वापस उधर ले जाओ, इसके 1 को वापस उधर ले जाओ। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 तो होती नहीं है, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, N4O2, तो हमारा चल गया नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 4। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैलेंसीज।
Now, what are chemical equations? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using symbols and formula of substance involved. मतलब symbolic representation होता है कोई रिएक्शन हो रहा है उसका सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से उन सिंबल और फॉर्मूलेज उन सब्सटेंस के जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। और कोल क्या होता है? कोल होता है कार्बन। और बर्निंग यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, तो C+O2 गर्म किया CO2, सिंपल इक्वेशन है ये। अब रिएक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और अलग नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे कुछ प्रोडक्ट, कहेंगे इसे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब कितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें देखिए CaCO3, इसको हीट किया तो CaO प्लस CO2 दो में बट गया, यहाँ एक था यहाँ दो बन गए, तो वन रिएक्टेंट था फिर दो प्रोडक्ट बन गए। अब दो कंबाइन करके भी एक बना सकते हैं। NH3 प्लस HCl था, दो उन्होंने कंबाइन किया तो NH4Cl एक बन गया, यहाँ दो थे यहाँ एक बन गया। ऐसे ही हो सकता है दो कंबाइन करें और दो बने। AgNO3 प्लस NaCl बन गया NaNO3 प्लस AgCl, यहाँ दो ने कंबाइन किया और तीन बना दिए। अब इक्वेशन तो हमने समझ ली, अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होते हैं। जैसे जैसे एक रिएक्शन ली H2 प्लस O2 और बन गया H2O, तो क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस क्यों नहीं है? ये देखिए हाइड्रोजन के दो एटम है और यहाँ पर दो एटम है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ लिख देंगे 2, तो क्या होगा? अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए लेकिन हाइड्रोजन चार हो गए, यहाँ पर भी चार होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब देखिए अब ये बैलेंस हो गई, यहाँ पे हो गया 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो समझ गए होंगे आप। अब ये करने की ज़रूरत क्यों है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ये कहता है मैटर बन नहीं सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो देखिए आप, अगर हमसे अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखें तो यहाँ हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है लेकिन यहाँ पर एक ही है, मतलब एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ये क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर तो कहता है लेकिन कि मैटर कांट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड, ये बन नहीं सकता और ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, हमने इसे सही ढंग से लिखा नहीं है। तो सही ढंग से जो हम इक्वेशन को लिख देते हैं तो बन जाती है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है तो पता चल गया। अब बैलेंसिंग एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन दी गई है उसे बैलेंस कैसे करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये आप यही आपके सिलेबस में है, इसी को आपको सीखना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, Cu प्लस H2SO4 कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives copper sulfate प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में पहले हम देखते हैं कि हम पे कौन कौन से एलिमेंट हैं।
और वो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है और राइट हैंड साइड कितनी है। या आप लिख सकते हैं इसे कि रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं या और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो हम पे कॉपर है, कॉपर यहाँ कितना है 1, प्रोडक्ट साइड पे कितना है यहाँ पर भी 1। पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है 2, और यहाँ कितना है यहाँ पर भी 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, और यहाँ तो 7 है। और सल्फर यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा नंबर्स। वो कैसे लिखेंगे, अब देखिए कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कॉपर में कुछ नहीं, सही है कॉपर। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन सही है। ऑक्सीजन यहाँ 4 या 7, ये कुछ गड़बड़ है। पहले सल्फर को देखते हैं, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अगर हम यहाँ इंटू 2 कर दें तो बैलेंस हो जाएगा ये। तो हमने इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन क्या फ़र्क पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, सल्फर तो बैलेंस हो गया, कॉपर तो बैलेंस पहले से ही था, हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ 2 है। तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 8 को 7 में चाहिए, 8 7 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सिर्फ डबल करने से बात बन रही है। तो सिंपलर पे आप पहले जाएं, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 हो गए, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी बढ़ गया, और ये बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर हो गई, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो बैलेंस करने का इसको लिखें तो Cu plus 2H2SO4 gives CuSO4 plus SO2 plus 2H2। ये है हेटेन ट्रायल, ये था हेटेन ट्रायल मेथड। इसमें आपको एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखनी है और ये मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर करके इसको बैलेंस करना है। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की, इसे हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। ये होता है वेट, ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट is the number of times one atom of element is heavier than 112 times of mass of an atom of carbon 12 atom। मतलब कार्बन 12 एटम होता है, कार्बन 12 एटम में कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको इसके हमने कुछ मास कैलकुलेट करा और उसे 12 हिस्सों में बांट दिया। तो उसका जो 1/12 पार्ट है, जो उसके 12 हिस्से बराबर हमने बांटे, उसका जो एक हिस्सा अलग हुआ, तो हम जिस एटम को कंपेयर करा रहे हैं वो इससे कितना गुना भारी है, वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम मास अपॉन मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये मास ऑफ वन एटम, जिस भी एलिमेंट के एटम की बात कर रहे हैं, वो 1/12 कार्बन 12 एटम से कितना भारी है, वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले उन सबका सम कर दीजिए जो एक मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का आर ए रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1, इसका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, तो बस 2 हाइड्रोजन में तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2। यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो चिंता मत कीजिए, ये आपको दिया जाएगा। आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। जैसे CuSO4.5H2O, तो इसमें जो जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उन सबका आपको मास दिया जाएगा। एग्जाम में या फिर बुक में जहाँ पर भी दिया जाएगा, आपको जहाँ पर भी सवाल सॉल्विंग आएगी इससे रिलेटेड, आपको इन्हें याद नहीं करना है, आपको इनका मास दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कॉपर है तो 1 इंटू 63.5, 1 सल्फर है 1 इंटू 32, 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, 2 हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट 5H2 है, कंप्लीट 5 हाइड्रोजन, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल होता है 2 इंटू 1 प्लस 16। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 249.5 यूनिट AMU। यूनिट लगाना ना भूलें। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसमें नाइट्रोजन और ऐड कर दीजिए 40, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 4 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 सल्फर का मास प्लस 4 ऑक्सीजन का मास, जो कि है 16। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 132 AMU। बहुत सिंपल है, बस ये जो नंबर्स यहाँ दिए गए हैं और यहाँ दिए गए हैं इनमें डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। ये तो पूरे मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, न सिर्फ 5 ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो बड़ी इजीली आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी कैसा भी हो। और ये इन्फॉर्मेशन आपको सवाल जहाँ पर ही पूछा जाएगा ये दी जाएगी साथ में ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मतलब कोई एलिमेंट कंपाउंड में कितना परसेंट है। जैसे कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अब ये पूछा जा रहा है हाइड्रोजन वाटर में कितना है, तो वाटर H2O का मास होता है 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। हाइड्रोजन का वो होता है 1, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, तो क्या होता है 2 अपॉन 18 इंटू 100। इसमें कितना वेट ऑफ एलिमेंट कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन 2 है तो 2 अपन टोटल कितना है 18 इंटू 100। सिंपल से आ जाता है 11.1%। अब आखिरी चीज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला होता है is the simplest formula which gives simplest ratio in whole numbers of atoms of different element present in one molecule of compound। जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये H2O2 है, इसे सिंपलर बांटा जा सकता है, 2 से डिवाइड करना, इनके जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये H बन गया। तो H2
O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला आप कहेंगे HO। ऐसे ही अगर ग्लूकोज की बात करें, C6H12O11। यहाँ पर C6H, यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 6, जो 6 से आ गया। ये बन जाएगा 6CH2O। तो ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कंक्लूड हो गया हमारा चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए ऑसम लर्निंग।